अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का गठजोड़। रॉ, एनडीएस और कालादम टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गए। पाकिस्तान और अमेरिका की अफगानिस्तान ने अमन कोशिशों को सबोताज करने के लिए मुत्तहिद। कालादम, टीटीपी, जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार रॉ और एनडीएस के झंडे तले एक हो गए। तीनों तंजीमों को एक करने के लिए इजलास अफगान सूबे पक्तिका में हुआ। 16 अगस्त को होने वाले इजलास में रॉ और एनडीएस के एहलकार भी शरीक हुए। इजलास में पाकिस्तानी अदालत से रिहा होने वाला इकरामुल्लाह तुराबी भी मौजूद था। इकरामुल्लाह को ISAF ने 2013 में पाकिस्तानी इदारों के हवाले किया था। इजलास में मुल्क दुश्मनों की पाकिस्तानी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की गई थी। तो अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का गठजोड़ सामने आया है। रॉ, एनडीएस और कालादम टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गए। पाकिस्तान और अमेरिका की अफगानिस्तान में अमन कोशिशों को सबोताज करने के लिए तमाम मुत्तहिद हुए हैं। कालादम, टीटीपी, जमातुल अहरार और जमातुल हिजब अहरार रॉ और एनडीएस के झंडे तले एक हो गए। इसी पर हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली ने। हाँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुल्क दुश्मन अनासी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ एका कर लिया है। क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग की तैयारी हो रही है? क्या लगता है आपको, इकट्ठे होने का, मुत्तहिद होने का, एक झंडे तले जमा होने का जो नारा लगाया गया, उसकी क्या वजह है? ठीक, खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यही सवाल मेरा आपसे है कि जो मुत्तहिद होने की बातें की जा रही हैं, एक झंडे तले जमा होने का जो नारा लगाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई नई जंग की तैयारी की जा रही है? किस तरह से पाकिस्तान को इन चीज़ों का सामना करना होगा? लेकिन पाकिस्तान तो एक मुद्दत से इन सारी चीज़ों का सामना करता चला आ रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की जो दिफा करने वाली कुव्वतें हैं वो पूरी तरह से चौकस भी हैं और उन्होंने इन अनासर को पहले लगाम भी डाली है और बहुत से मौके पे तो इनके कार्रवाई करने से पहले ही पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उन पे काबू पा लिया है, उन पर गिरफ्त कर लिया है। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि खित्ते में अमन के लिए क्या इस किस्म की जो कोशिशें हैं वो कितनी तबाहकुन है। पाकिस्तान एक तरफ तो पूरी कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त आग भड़की हुई है उसको ठंडा करे। अमन अमल में पाकिस्तान का एक ऐसा किरदार है जिसको पूरी दुनिया सराह रही है। अमेरिका ने इस बात को बावर कर लिया था कि पाकिस्तान की मदद के बगैर इस अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसी सूरत हाल में इन अनासर को जो कि इंटरनेशनली और आलमी इदारों में दहशतगर्द की तंजीम के तौर पे जाने जाते हैं, उनको अफ़गानिस्तान में इस किस्म की सरगर्मी करने देना, और ख़ाली सरगर्मी नहीं बल्कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रिपोर्टेडली वो भी उनका साथ दे रही है और पाकिस्तान की असली दुश्मन इंडिया की जो रॉ है उसको भी वहाँ फैसिलिटेट करने के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को और फिर उसके साथ साथ हमारा चूँकि GHQ जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइजान में है, उनके साथ इन सारी चीज़ों को उठाना चाहिए। सैफ की मीटिंग्स पहले तो तवातर के साथ एक तसलसल के साथ होती थी, अब नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान की फ़ौज के वहाँ पे राब्ते हैं उनकी। ठीक है, उस फोरम को भी यूज़ करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा खालिद अजीम साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं गजनफर अली साहब। गजनफर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये एका जो सामने आया है, कैसे लगाम इसको डाली जाए और सफारती महाज पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? असल में दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो एका है ये कोई नई बात नहीं है। 2007 में अगर आप याद हो तो कोई 27 मिलिटेंट ग्रुप्स थे मुख्तलिफ एथनिसिटी से और मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें अरब भी थे, अफगान भी थे, चेचेंग भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं। ये सारी पार्टियों ने तहरीक तालिबान के झंडे के तले एक ज्वाइन किया और एक शूरा बनाई जिसमें कोई 40 सीनियर मेंबर्स थे। और थोड़े दिनों बाद ये चूँकि इनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसमें माली इंटरेस्ट भी आते हैं, जैसे अभी रॉ का जिक्र हुआ, एनडीएस का जिक्र हुआ, उनसे जो लोग पैसे लेते हैं ये खुद ही टूट गया। ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ वजिस्तान में हुआ था। उसके बाद एक और इस तरह की शूरा एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने कहा कि हम ज्वाइंट काम करेंगे, वो भी आपस में टूट गई। अभी अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो लेटेस्ट UN की रिपोर्ट आ गई है
और यूएन की रिपोर्ट ने भी ये कहा है कि जी अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का, भारत जो है वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, उसके अंदर अफगानिस्तान शामिल है। अब जब वो भारत का नाम लेते हैं और अफगानिस्तान का नाम लेते हैं तो जो चीज़ें सामने आती हैं उसके अंदर रॉ है और एनडीएस है। और आपको पता है कि एनडीएस का जो चीफ था वो पिछले दिनों उसको टारगेट किया गया, उसको अपना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें वो मारा गया। तो ये तो एक ओपन चैप्टर है, इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात है नहीं, क्योंकि आपको पता है कुन्नड़ में जाके अपना वो लोग रह रहे हैं और कुन्नड़ में जो अपना मंगल बाग यहाँ से गया उससे जाके वहाँ पे दाइश के साथ भी ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए और उस दाइश के ताल्लुकात इस्टेब्लिश करने में दुनिया को पता है कि रॉ ने और अजीत कुमार डेविल ने उनको फैसिलिटेट किया। उसके बाद अजीत कुमार डेविल इज ऑन रिकॉर्ड, वो कह चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसमें जो लोग लड़ रहे हैं वो कहीं तरह वो किसी भी तरह से आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं, वो पैसे के लिए लड़ते हैं। अब ये पैसे की गेम जो है ये अफगानिस्तान के अंदर इसलिए चल रही है कि उसको अमेरिका की भी एक बैकग्राउंड सपोर्ट हासिल है। अमेरिका से वहां से निकलना है और वहां से निकलने के लिए जो कि अफगान अमल एक जारी है तो वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे जाते हैं। उसमें उन्होंने न सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी पीटीएन जो है उसको खरीदा है, मोहसिन दावड़ को खरीदा है, अली वजीर को खरीदा है और ये पेड एजेंट हैं एनडीएस के और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के होंगे जो आपकी असेंबलियों में बैठे हुए हैं। गजनफर साहब तभी तो लब्बैक कह रहे हैं, ये साथ रहेगा। हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, हमने देखा कि अब से कुछ दिन पहले जब DGISPR ने मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पीस इन अफगानिस्तान दैट्स मीन पीस इन पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान और अमेरिका की कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए उसको सबूताज करने के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं, ये आगे आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, तस्वीर बड़ी क्लियर है कि क्योंकि अमेरिका को पता है कि दे आर लीविंग अफगानिस्तान, और लेकिन एक बात याद रखें कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज़ टोटली एंड रिमोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स। लाइकवाइज अमेरिका की टेसिड अप्रूवल के बगैर ना तो वहाँ पर रॉ ऑपरेट कर सकता है ना NDS ऑपरेट कर सकती। दे आर ऑल ऑन वन नेक्सिस, और नेक्सिस ये है कि पाकिस्तान में जो डिस्टेबलाइज किया जाए, बलूचिस्तान से रॉ और NDS के थ्रू वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की जाए, दहशतगर्दों को भेजें, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, इंसर्जेंसी मूवमेंट को सपोर्ट की जाए, ईरान की तरफ से लोगों को भेजा जाए ताकि किसी भी तरीके से CPEC जो हमारा मंसूबा है वो डिले हो सके। तो एक नैरेटिव बेसिकली ये वी मस्ट अंडरस्टैंड। इसके लिए अब बात ये कि पाकिस्तान हैज़ टू स्पीक टू अमेरिकन्स कि वी हैव डन अ लॉट फॉर यू। हमने आपके लिए अफगान तालिबान को आपके साथ बिठा दिया, पीस मुआहदा करवा दिया, अभी अफगान तालिबान को अफगान गवर्नमेंट के साथ हम बिठा रहे हैं। हमने कौन सी कोशिशें जो नहीं की, मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, कोई भी हमारा गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं है, हमने सबको मुल्क से निकाल दिया। जो हमारी तरफ से जाता है अफगानिस्तान में उसको हम बड़ी सख्ती से उसके बाद एक्शन लेते हैं। वहाँ से हमारी फेंसिंग के ऊपर हमला होता है, अफगान ट्रुप्स वहाँ फायरिंग करते हैं, अफगान तालिब ये जो है तहरीक तालिबान के लोग वो यहाँ पर फायरिंग करते हैं। ये और फिर NDS और रॉ का जो नेक्सिस है, जी डेवल्स क्लियर कहता है वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दे डोंट वांट पाकिस्तान टू बी स्टेबल। पाकिस्तान अनस्टेबल इन देयर बेस्ट, क्योंकि वो उनको CPEC मंसूबा कामयाब नहीं चाहिए, चाहे वो कोयटा हो या दूसरी साइड से हो, जहाँ से भी वो आएंगे उन्होंने एक बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। पाकिस्तान हैज़ टू टॉक टू देम इन वेरी क्लियर टर्म कि हमने आपके लिए ये किया, ना तो आपने हमारी कश्मीर में हेल्प की, ना इधर हेल्प कर रहे हैं, देन व्हाट डू वी डू। इसलिए यहाँ पर बड़ी फॉरेन पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट को, फॉरेन ऑफिस को दे हैव टू क्लियर टॉक में बात करनी चाहिए, ज़बान में बात करनी चाहिए। ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अभी ये हिज़्बुल रहरार और जमातुल रहरार और उसके बाद TPP कलदम, उसके बाद ये सारी जमातें NDS रॉ सारे मिल रहे हैं। इट्स एंड देन ऑफ कोर्स दाइश ऑल्सो, इंडिया रॉस को भी सपोर्ट करता है। ये बड़ा सीरियस प्रोपोजिशन है। पाकिस्तान को चाहिए कि अफगान गवर्नमेंट से भी डायरेक्ट बात करें और साथ अमेरिकन से बात करें, बिकॉज इवन अफगान गवर्नमेंट दे डोंट वांट पीस, दे डोंट वांट अमेरिकन शुड गो। उनको पता है जिस दिन अमेरिकन गए तालिबान आ जाएंगे, इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी जिसमें अगर एथिक बैलेंस। बिल्कुल हारिस साहब, आप समझते हैं कि फॉरेन ऑफिस को इस वक्त मुतहर्रिक होना चाहिए। खालिद साहब, दुश्मन कुव्वतें हमेशा पाकिस्तान के अमन के दर पे रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इस नई शक्ल के इत्तेहाद, इसके फौरी तौर पर इस वक्त सामने आना मकासद क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में?
देखिए जी, बहुत से ऐसे मामला हैं। एक तो ये जितनी कुव्वतें हैं ये वो हैं जिनको पाकिस्तान की स्टेबिलिटी कभी भी कबूल नहीं रही है, और वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ जो है वो जारी रखी जाए, और इसमें लीडिंग रोल जो है वो रा का है। और आप जो भी वारदात देखेंगे उठा के, अगर वो बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता तौर पे उसका कोई ना कोई ज़रूर उसमें हाथ होगा। एक तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना, वो उनका मतम नज़र है। दूसरा, उसके साथ साथ हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, भारत का जो इस वक्त सबसे बड़ा मफाद है वो ये है कि पाकिस्तान अंदरूनी उलझनों में रहे, और जो कश्मीर के मामले पे वो इंटरनेशनली आवाज़ उठा रहा है, और वो चाइना की हेल्प लेके जिस अंदाज़ में अब इस मसले को असर नो उजागर कर रहा है, एक उन कोशिशों को जो है वो भी डेंट लगे। पाकिस्तान की माशी तरक्की में CPEC का जो रोल है वो सारी दुनिया को पता है, और CPEC की किसी मुल्क ने अगर बहुत खुल के मुखालफत की है तो उसका नाम इंडिया है, और उन्होंने उसमें मुख्तलिफ बहानों से, कभी गिलगित के मुतनाज़ ज़मीन होने की बात करते हैं जहाँ से CPEC का कुछ हिस्सा गुज़र रहा है, कभी वो किसी और अंदाज़ में, और उसको उन तमाम कोशिशों को, उसकी पूरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपने कदमों पे खड़ा ना हो सके। तो पाकिस्तान के अंदर जो गेम चेंजर का रोल है CPEC का, और आने वाले दिनों में मज़ीद उसके मंसूबे सामने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है, और पाकिस्तान की तरक्की का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान जो है वो नज़र जमाए बैठा है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज का यही पैगाम है कि हम हमा वक्त तैयार हैं, हमा वक्त चौकस है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तब्दीली सरकार के 2 साल पूरे होने पर वफाकी काबीना में मुबारक सलामत की गूंज। वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। इमरान खान ने कहा, मेहनत से कामयाबी हासिल की, जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। तालीमी निज़ाम में रियासत मदीना का तस्वुर शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में बड़ा जोशो खरोश। इजलास में वजीर आजम का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। मुराद सईद ने इमरान खान को आलम इस्लाम का नया लीडर करार दिया, तो असद उमर ने कहा इमरान खान क्रीज पर सेट हो गए, अब लंबी इनिंग खेलेंगे। शेख रशीद ने ML1 मंसूबा बड़ी कामयाबी करार दिया, तो अमीनुल हक का कराची के लिए काम पर इजहार तशक्कुर। अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने पर शाह महमूद कुरैशी, फैसल वाउडा, फहमीदा मिर्जा, जुबैदा जलाल, सानिया नश्तर का भी खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की, कमजोर तबके के लिए बहुत कुछ करना बाकी, जदोजहद जारी रहेगी। जितना भी कड़ा वक्त आए अवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा। कमजोर तबके के लिए सोचना ही असल ईमान करार। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देने के अज़्म का भी इजहार। कहा, तालीमी निसाब में इब्तिदाई तौर पर 8वीं और 9वीं जमात में रियासत मदीना का तस्वुर शामिल किया जाएगा। काबीना ने मेड इन पाकिस्तान सर्जिकल और N95 मास्क बरामद करने की मंजूरी दे दी। काबीना फैसले के मुताबिक PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू होगा। NITF, सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के मुलाजमीन पर निफाज भी शामिल है। विफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन पर बिजली गिरा दी। इस्लामाबाद में हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी बताते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को खबर दी कि कप्तान क्रीज पर सेट हो गए हैं, लंबे इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इमरान खान सोलो प्लेयर नहीं, लेकिन सबको साथ लेकर चलने के लिए NRO किसी सूरत नहीं देंगे। तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है, कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं, अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी तनकीद होती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, एक लफ्ज उन्होंने शुरू कर दिया है, इनकॉम्पिटेंट। दूसरा इल्जाम क्या है, इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। तो इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं है, और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को तमाम इदारों को साथ लेकर चले, इसकी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। UK की पार्लियामेंट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जो चेयर हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए। एक मुल्क उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से जीता जा सकता है। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वजीर आजम बने हैं। जो इमरान खान का विजन है बिल्कुल वाज़ेह, जहन में कोई शक नहीं है, कोई इल्हाम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो मुल्क के जोर तरीन तबकात हैं, उनकी मदद करना। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। 2 सालों में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, मईशत का पहिया चलाया, भारतीय जारियत का भी ठंडे दिमाग से मुकाबला किया।
अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान ने गैर फौजी हल पर जोर दिया। एहसास प्रोग्राम हो या बच्चों की नशोनुमा, गरीबों की इमदाद का सिलसिला जारी रहा। इमरान खान की लीडरशिप में कोरोना वबा का डटकर मुकाबला किया गया। 2 साल कारकर्दगी का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। 2 साल पहले जब इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान बने, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। हजारों अरब के कर्जे सूद समेत लौटाने थे। पाकिस्तान से मजीद माली ताउन के लिए आलमी एतमाद का शदीद फुकदान था। ये इमरान खान का किरदार था कि जिस पर भरोसा किया गया। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने न सिर्फ कर्जे दिए बल्कि इजहार यकजहती भी किया। उन्हें यकीन था कि इमरान खान माली करप्शन नहीं करेंगे। यूं पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और मईशत का पहिया चल पड़ा। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा। दूसरा अहम वाक़या और उसमें कामयाबी हिंदुस्तान की जारहियत का सामना था। बालाकोट में न सिर्फ भारत को शिकस्त का सामना हुआ बल्कि पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई पर जिल्लत से दो चार होना पड़ा। मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। ये हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी थी कि जिसके सबब दिल्ली सरकार की बड़ी जग हंसाई हुई। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तीसरा अहम कारनामा अफगानिस्तान पॉलिसी है। इमरान खान मसला अफगानिस्तान के गैर फौजी हल पर जोर देते रहे और दुनिया ने तस्लीम किया कि यही वाहिद हल है। पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रेटजी के सबब खित्ते में भारत की तन्हाई बढ़ती चली गई। कोरोना वबा का आलमी बहरान कि जिसके आगे अमेरिका, यूरोप जैसी ताकतें बेबस हुईं। हुकूमत पाकिस्तान ने होशमंदी से हालात का तज्जिया किया और कामयाबी से इस बहरान का सामना किया। हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रेटजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों की मदद की गई, सेहत की सहूलियात मुहैया की गई। इसके अलावा बेघर अफराद के लिए पनाहगाहों का इंतजाम इस हुकूमत का मुनफरिद कारनामा है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए शजरकारी की मुल्क गिर मुहिम में भी इस हुकूमत की दिलचस्पी काबिल तहसीन है। हुकूमत के 2 साल मसला कश्मीर उजागर करने, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने, अमेरिका और चीन समेत दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और अफगान अमन का क्रेडिट पीटीआई सरकार के सर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूदा हुकूमत के 2 साल में मोहम्मद बिन सलमान और महातीर मोहम्मद की इस्लामाबाद यात्रा हुई। मसला कश्मीर दुनिया भर में गूंजा तो पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर भारत को मुंह की भी खाना पड़ी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कारकर्दगी बयान कर दी। मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है। इमरान खान साहब ने इस चीज को उजागर किया। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई। कश्मीर पर आज कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, उसको हक के खुद इरादियत का जद्दोजहद कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। तुर्की से ताल्लुकात मजबूत तर, अफगान अमन अमल में किरदार कलीदी तो अमेरिका भी अमन के लिए पाकिस्तान की अहमियत का मोतरफ। चीन से मुआशी शराकत दारी बढ़ी तो पाकिस्तान गरीब ममालिक की आवाज भी बना। सीपैक 2 में वाजे हमने हदाफ तय किए हैं। प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव ग्लोबल डेट रिलीफ के लिए। इमरान खान मुसलसल कहते आए अफगानिस्तान का देरपा हल पॉलिटिकल सोल्यूशन है। आज सारी दुनिया कह रही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वजीर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ाई तो कोरोना दौर में बैरून मुल्क महसूर 2,14,000 पाकिस्तानियों को वापस भी लाया गया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। कहा कि देखें, जो काम भी आप गरीबों के लिए करते हैं, जब आपका दिल गरीबों के लिए धड़कता है, जब आपकी परेशानी गरीबों की मदद करने में हो, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है। और हम ये समझते हैं कि जितने चैलेंजेस, चाहे वो कोविड का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो लोकस्ट का हो, ये सारी चीज़ें देखें, हमारे मुल्क में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है। बदकिस्मती से इदारों को इतना कमज़ोर किया गया है कि कोई भी एक ऐसी आफत आम पड़े तो उसमें हमारा जो
वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो जाता है। लेकिन चूँकि नीयत ठीक थी, गरीबों के साथ हमदर्दी थी, ना खुराक की कमी महसूस हुई, न सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुई, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अल्लाह ताला की मेहरबानी से मंसूब की। उसके बाद एजेंडा आइटम्स डिस्कस हुए, जिसमें के सबसे पहले जिक्र किया गया वज़ीर कानून जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स, अथॉरिटीज़ और उस कमीशन के मेंबरान के हवाले से, मेंबरान पार्लियामेंट की नाअहली के हवाले से पाई जाने वाली कन्फ्यूजन में के बारे में ब्रीफिंग दी गई। क्योंकि कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिसमें कि आपको पार्लियामेंटेरियंस को उसका मेंबर होना हो सकते हैं वो, लेकिन कन्फ्यूजन इस पर थी कि बाज़ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिससे कि आपको कोई मराहत मिलती हैं, यानी कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसकी वजह से एक क्लैरिटी थी कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को किसी भी ऐसे बोर्ड का मेंबर। इस्लामाबाद में सेनेटर शिबली फराज इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत के आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज काबीना इजलास में अरकान ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। नून लीग ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 बरसों को तबाही के साल करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा, सियासी इंजीनियरिंग के नाकाम तजर्बे की आवाम मुसलसल भारी कीमत अदा कर रहे हैं। परवेज रशीद ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। मरियम औरंगजेब बोली, पीटीआई हुकूमत ने झूठ बोलने और अवाम ने झूठ सुनने का रिकॉर्ड कायम किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल, शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्विटर पर बयान में कहा, खारजा पॉलिसी से मईशत तक हर शोबा तबाह हो गया। बदइंतजामी ने आवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा कर दिया। सियासी इंजीनियरिंग के इस नाकाम तजुर्बे की लोग भारी कीमत अदा कर रहे हैं। समा से गुफ्तगू में परवेज रशीद ने पीटीआई को चैलेंज किया। कहा, आज आए आवाम से पूछ लेते हैं कि हुकूमत कितने पानी में है। मैं और उनका कोई भी वजीर, हम अभी इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ, किसी मार्केट में चले जाते और वहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम से राय ले लें, आप उस राय को अपने टेलीविजन पर चला दीजिए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली, मौजूदा हुकूमत ने झूठ बोलने और अवाम ने झूठ सुनने का रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्तसर तरीन वक्त में बदतरीन नाकामी का शिकार है। अनरिमार्केबल वजीर आजम की रिमार्केबल नाकामी की दास्तान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का यही कहना है कि कोरोना से पहले 15 लाख लोग बेरोजगार हुए, 70 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए, भूख और अफलास छाई हुई है। IMF ने 2 किस्तें भी रोक दी हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि तब्दीली सरकार में करप्शन बढ़ी, खारजा महाज पर नाकामियों का सामना करना पड़ा। नफीसा शाह ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को तबाहकारियों का रिपोर्ट कार्ड करार दे दिया। बिलावल जरदारी ने कहा है, कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। ट्वीट में लिखा, 2 सालों में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच गई, करप्शन पहले से ज्यादा हुई, जिसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी तस्दीक की। समा से गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तारीख से कुछ नहीं सीखा, वफाक को तकसीम की इंतहा की सियासत पर ले गए। इंटरनेशनल डोनर्स ने और जो लोगों ने जमा पूंजी कोविड में जमा करके दी थी, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, कितनी खुर्द हुई है और कहाँ गायब हुए। वो पैसे कोविड रिलीफ पर नहीं रखे हुए हैं, कोविड के अंदर एडवाइजर्स के कहने पर लोगों को बरतरफ किया है। इस्लामाबाद में मौला बख्श चांडियो और नफीसा शाह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो इनकी स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक 10 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो उन्होंने कर्जे इस वक्त ले चुके हैं। नफीसा शाह का कहना था, पहले खान साहब गिनवाते थे कि हर बच्चा कितना मकरूज है, अब खान साहब को चैलेंज करती हूँ, गिनवा दें हर बच्चा कितना मकरूज है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 साल के दौरान मसला कश्मीर के हल के लिए क्या किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इमरान खान ने वजारत उज़्मा संभालते ही कश्मीर के मामले पर 2 टोक बयान दिया। मैंने वादा किया था मैं आपका सफीर बनूंगा। आज यहाँ मैं वजीर आजम पाकिस्तान की तरह नहीं खड़ा, कश्मीर का सफीर बन के खड़ा हुआ। कश्मीर के सफीर ने बतौर वजीर आजम मोदी को पहला खत 14 सितंबर 2018 को लिखा। मसला कश्मीर समेत तमाम हल तलब मामलात पर मुज़ाकरात की पेशकश की गई। अज़ली दुश्मन भारत ने न सिर्फ पुरखुलूस दावत का जवाब मनफी और तकब्बुराना रवैये से दिया, बल्कि पुलवामा हमले में बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान को धमकाना भी शुरू किया। जवाब में इमरान खान ने ताउन की पेशकश की, लेकिन धमकी पर वार्निंग भी दे दी। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारत प्यार की जबान न माना। 26 फरवरी को रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में भारत के 2 जंगी तैयारे गिरा दिए। पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। वो जा रहे हैं, वो नजर आए, वो मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। झड़प के बाद शिकस्त खुर्दा भारत को खैर सगाली का पैगाम मिला। भारतीय पायलट को नए कपड़े पहनाकर रिहा किया गया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। 2019 को मोदी दोबारा वजीर आजम बने तो इमरान खान ने दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साला दौरे इक़्तिदार में ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब से ज़्यादा इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज लड़खड़ाने के बाद संभल गई। मजमूई कर्जे बढ़ गए, जबकि डॉलर और पेट्रोल महंगा हो गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 बरसों को अपोजिशन तो नाकाम करार दे रही है, लेकिन अवाम हुकूमत को कितने नंबर्स दे रही है, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, जबकि एक प्रॉपर सोच के प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए कि ये एक मुल्क का मुकदमा है, कोई पर्सनल किसी की फैमिली सिचुएशन नहीं है, ये एक मुल्क की बात है। और मैं अगर पिछली हुकूमत से कंपेयर करूं तो साथ दूंगा। इन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है। अगर इनको मतलब मैं कहता हूं अगर इनको रेट किया जाए तो इट शुड बी लाइक 8 to 9। आज कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल न किया हो कश्मीर के नुक्ता नज़र, कश्मीरियों के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए। बैनुल-अक़वामी दौरे करते, मुस्लिम ममालिक जाते, उसको एतमाद में लेते और इस इशू को और भी उठाना चाहिए। 1 साल में 3 मरतबा सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला ज़ेरे बहस आता है। इन्हें मेरा ख्याल है 10 में से आउट ऑफ 8, 9 दिए जा सकते हैं, और जिस तरीके से जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि कश्मीर जो इंशाल्लाह ताला आज़ाद होगा। अदालती कार्रवाई का जिक्र। जाली अकाउंट स्कैंडल आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। नैब रावलपिंडी ने JRA कायद के खिलाफ पार्क लेन का ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर पार्क लेन की फ्रंट कंपनी को कर्ज दिलवाने के शवाहिद भी शामिल हैं। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक पार्थिनून नामी फ्रंट कंपनी को इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब का कर्ज जारी किया गया था, जो वापस न किए जाने पर बढ़ते बढ़ते 3 अरब 77 करोड़ तक जा पहुंचा। बार बार बैंक की जानिब से कर्ज वापसी के लिए भेजे गए खतूत बतौर शवाहिद ज़िमनी रेफरेंस का हिस्सा बनाए गए हैं। रेफरेंस के मुताबिक कंपनी कर्ज वापसी से इनकार करती रही। ज़िमनी रेफरेंस में नए शवाहिद, दस्तावेजात और मजीद गवाहान के बयानात को मरकजी रेफरेंस का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है, जबकि निजी बैंक के मजीद 2 अफसरान को भी नामजद किया गया है। पार्क लेन रेफरेंस 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत ने नैब के 3 गवाहान को तलब कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को सस्ती चीनी की फराहमी में नाकाम नजर आ रहे हैं। अब्दुल अहद अपनी रिपोर्ट के साथ। चीनी की किल्लत शहरियों का मिजाज भी कड़वा करने लगी।
फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर 12 दिन से चीनी मुयस्सर ही नहीं, जबकि ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरी बिलबिला उठे हैं। बाजार में चीनी मिल जाती है, 95 में से 100 रुपए किलो चीनी है। जितनी दफ़ा भी आए चक्कर ही लगा, बहुत कम ये चांस है कि चीनी मिली है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ चीनी ही नहीं, आटे की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। रेट लिस्ट तो आवेजा मगर रैक्स खाली हैं। जब भी आओ तो ना आटा होता है ना चीनी होती है, अगर हो भी तो बहुत मतलब के लो मिकदार में हमें दी जाती है। ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, उसके साथ आपको ये दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया कहती है कि चीनी का स्टॉक कम आता है जो जल्द ही खत्म हो जाता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। केंजर झील हादसा, जाम बहक होने वाले 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, कौन कौन शरीक हुआ? देखिए रमेश, केंजर झील में जो अलमनाक हादसा हुआ, कश्ती उलटने से जो जाम बहक 9 खवातीन और एक बच्ची, जिनकी नमाज जनाजा महमूदाबाद में फौजी कब्रिस्तान में अदा कर दी गई है। और जाम बहक जो खवातीन और बच्ची, उनकी नमाज जनाजा जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है इससे मुत्तसिल महमूदाबाद, इसमें अदा की गई है। इसके अलावा नमाज जनाजा में जो जहाँ भाग होने वाली खवातीन और बच्ची है, उनके अहल खाना, इलाका मकीन और सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। और सियासी शख्सियात की अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शहजमान, जमाल सिद्दीकी, इसके अलावा PSP के रहनुमा अरशद बोहरा और फंक्शनल लीग के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो इसमें नमाज जनाजा में शिरकत की है। और फिर जो है वो फातिहा ख्वानी की गई और तस्वीर भी जो है वो फौजी कब्रिस्तान में ही कर दी गई है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सलमान। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कराची का मसला इस्लामाबाद हल कर सकता है, ना ही लाड़काना मसाइल का हल कराची वालों को मालूम है। उन्होंने NTMA को कराची भेजने पर विफाक का शुक्रिया अदा किया। कचरे के सरबराह आपसे वो नहीं उठ रहा। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आईनी कानूनी तौर पर आपकी कराची से सकरा है। सीवरेज के मसाइल आपके वल्दियात के वजीर के बराह रास्त अंडर 70% कराची में गटर उबल। आप 4 तस्वीरें दिखाकर आप बता रहे थे कि हमने बड़े कारनामे किए। ये कमेटी वक्ती हल है, 2 महीने 3 महीने। माजी में भी अली जैदी साहब ने कचरा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्ती हल के ऊपर भी आप देखें सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं। 4 साल से ये बात कह रहे हैं कि कराची का मसले का हल कराची वालों को पता है। ना ये मसला इस्लामाबाद में बैठकर हल हो सकता है, ना ये मसला लाड़काना से कंट्रोल हो सकता है। कराची से ही खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके लियाकताबाद में नकासियाब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। झंडा चौक और अतराफ की गलियां गलासत का ढेर बन चुकी हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। हर तरफ कीचड़ और गंदगी के ढेर। लियाकताबाद झंडा चौक के अतराफ सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। काले पानी ने मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। बहुत तकलीफ गुजारा कर रहे हैं हम लोग, जिंदगी हमारी अजनन हो गई है, बिल्कुल पैदल चल नहीं सकते हम। हमारी तकलीफ इसके दिलों में नहीं जाती, इनके कानों में नहीं सुनाई देती। बहुत मिन्नतें की, जगह जगह धक्के खाए, मगर इंतजामिया ने परेशान हाल लोगों की एक ना सुनी। थक हार कर लोगों ने खुद से ही सफाई शुरू कर दी। हमारे घर में पानी आ रहा है, मैं हफ्ते को भी दरखास्त दे के आई हूँ, कल भी देखा भाई अभी दरखास्त दी, अभी मेरा फोन करके करा उन्होंने। इतनी गंदगी मची है कि आने जाना परेशानी हो रही भाई। इलाका मकीनों का कहना है कि ऐसे बल्दियाती निज़ाम का क्या फ़ायदा जो उन्हें साफ सुथरा माहौल भी फराम ना कर सके। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध ने कराची में एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर के लिए सबसे नाम मांग लिए। मौजूदा मेयर और ज़िले चेयरमैनों के कायम मकाम की हैसियत से तकर्रुर का भी इशारा दिया। सिराज दुरानी कहते हैं, जब तक सिंध का एक बच्चा भी जिंदा है, कराची को सिंध से कोई अलग नहीं कर सकता। अल्लाह मशवरा देना तो आपके पास भी अगर 2-4 नाम है तो मुझे दे दे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, हम वो भी कंसिडर कर लेंगे हर एक के। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून से बालातर कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर सिंध हुकूमत ही करेगी। पॉलिटिकल होंगे या जो ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं। कानून में गुंजाइश हर चीज की है कि कोई भी हो सकता है, उन्होंने हो सकता है। मौजूदा जो हैं मेयर या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के,
वो भी लग सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर या केयर टेकर या जो भी? अगर आप स्पेसिफिकली सवाल कर रहे हैं तो हाँ। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने कराची को सिंध से अलग करने वालों को चैलेंज दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। जो लोग जिस तरह की बातें करते हैं और जिस तरह की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कराची को कोई सिंध से अलग कर सकता है। जब तक सिंध का एक बच्चा जिंदा है, कराची अलग नहीं होगी। आगा सिराज दुरानी कहते हैं कोई इस तरह की बातें करके खुद को खुश करना चाहता है तो कर ले, लेकिन होगा वही जो सिंध के आवाम चाहेंगे। तालीम के मैदान से खबर है। महकमा तालीम पंजाब ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने से मुताल्लिक SOPs जारी कर दिए हैं। तमाम तलबा को एक ही दिन स्कूल बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। जो बच्चे एक दिन स्कूल आएंगे उनकी अगले दिन छुट्टी होगी। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से भी। फिल वक्त आपको बताएं कि महकमा तालीम पंजाब ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने से मुताल्लिक SOPs जारी कर दिए हैं। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताइएगा क्या है मजीद इन SOPs में? जी बिल्कुल, 15 सितंबर के बाद जो मरहले में क्लासेस लगेंगी उसका फैसला हुआ है आज एक इजलास में, जो कि निजी स्कूलों का हुआ है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास के साथ इसमें फैसला हुआ है कि पहले मरहले में 5वीं से 10वीं जमात के तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। तमाम तलबा को एक दिन स्कूल बुलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो बच्चे एक दिन स्कूल आएंगे उनको दूसरे दिन छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निजी स्कूलों को जो SOPs बताए हैं, इसी के साथ उन्होंने 25 अगस्त तक स्कूलों से जो प्लान है वो भी मांगा है जो तमाम तलबा हैं उनको स्कूल बुलाने का। साथ ही साथ जो नर्सरी से 4th क्लास के बच्चे हैं उनको अभी स्कूल बुलाने का फैसला जो है वो नहीं हो सका और उसको बाद में किया जाएगा। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। लाहौर में यौम आज़ादी की रात पतंग की डोर से जख्मी होने वाली बच्ची 4 रोज़ बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। यौम आज़ादी की रात पतंग की डोर से जख्मी होने वाली बच्ची 4 रोज़ के बाद अस्पताल में दम तोड़ गई है। अभी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कातिल डोर के जख्म जानलेवा साबित हुए। पतंगबाजी ने एक और मासूम की जान ले ली। रवां साल डोर फिरने से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 4 साला फातिमा अपने वालिदैन के हमरा यौम आज़ादी की रात नानी के घर जाने के लिए निकली। इस्लामपुरा की हदूद में बंद रोड के करीब पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुई और 4 दिन जेरे इलाज रहने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये पतंग ये डोरे बनाने वाले हैं उनको तो 5 साल तक न छोड़ें, और ये उड़ाते जो हैं इनको भी 6 माह, कम से कम 6 माह तक इनकी जमानत ना हो। रवां साल पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद डोर फिरने से जाँ बहक हो चुके हैं। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत कम वाक़यात पेश आए, ताहम रोकथाम के लिए कानून में तरमीम की ज़रूरत है। हर डेथ और हर इंजरी हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन कंपैरेटिवली पहले से काफ़ी, पिछले साल से काफ़ी निस्बतन कम है। लॉ जो इसका बना है उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई एक आम उड़ाने वाला है, चाहे एक बेचने वाला है और चाहे एक मैन्युफैक्चर करने वाला है, सज़ा एक ही है। इन सब की सज़ाएँ अलग अलग होनी चाहिए। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद फातिमा की मैयत गुरसा के हवाले कर दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आपको अहम खबर दें, मुल्क में जुलाई में गाड़ियों की दरामद में 203 जबकि मोबाइल फोन्स की दरामद में 90% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक 34 अरब के पाम ऑयल समेत 88 अरब रुपए की खाने पीने की अशिया भी दरामद की गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, क्या अदादो शुमार है इस मुतालिक? देखिए रमीज, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तजारती सरगर्मियों में भी तेजी आई है और अगर इम्पोर्ट डाटा देखा जाए तो जुलाई में मोबाइल फोन और गाड़ियों समेत मुतअद्दिद अशिया की दरामद बढ़ी है। मोबाइल फोन 90% इजाफे के साथ 24 अरब 68 करोड़ रुपए के इम्पोर्ट हुए। इसी तरह गाड़ियों की दरामद में 203% इजाफा हुआ, 2 अरब 17 करोड़ की इम्पोर्ट की गई। बस, ट्रक, हैवी व्हीकल्स, इसके अलावा खाने पीने की 88 अरब रुपए की अशिया इम्पोर्ट हुई और साथ साथ खाम कपास की पैदावार जो दरामद है उसमें 90% इजाफा हुआ। बरामदात का जायजा लिया जाए तो 6.1% इजाफा हुआ और तंबाकू, कीमती पत्थर, इसके अलावा चमड़े, फार्मास्यूटिकल्स और कारपेट, इलेक्ट्रिक फैन, सर्जिकल आलात और इसके अलावा जो बाकी मसनूआत हैं उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। तो मजमूई तौर पर जो तजारती सरगर्मी है उसमें अब इजाफा होना शुरू हो गया है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। अफसोसनाक खबर आपको देते हैं। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। असद और हुसैन घर से घूमने निकले थे। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट।
मुबैना गफलत या तेज रफ्तारी। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे जाँ बाग हो गए। बच्चों की शनाख्त 16 साला हुसैन और 15 साला असद के नाम से हुई। असद के वालिद का कहना है कि किसी गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बाद बच्चों पर दूसरी गाड़ी चढ़ दौड़ी। ड्राइवर इतना बेहिस था कि रुका तक नहीं। मुझे अफसोस है उस बंदे खुदा के ऊपर कि उस पर रहम नहीं आ गया इन दोनों मासूम बच्चों के ऊपर। उसने रोन के चले गए, कम से कम उसको खड़े होके हमारे को इतला तो दे देता। हुसैन के चाचा ने बताया बच्चे बगैर बताए मोटरसाइकिल लेकर चले गए। गाड़ी भी लॉक की, उन्होंने चाबी पे ऐसा खोला है, ये वल्लालम चाबी और गाड़ी कागज सब घर पे पड़े हुए। तो वहाँ से निकले वैसे आम बच्चे निकलते हैं, बाइक चला रहे छोटे बच्चे। असद और हुसैन आपस में कजन, जबकि 8वीं जमात में साथ पढ़ते थे। इधर पुलिस ने टक्कर मारने वाले गाड़ी के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात के बाइस गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मौसम ने ली अंगड़ाई। मूसलाधार बारिश से जेहलम, देना और सराय आलमगीर का मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों और गलियों में पानी जमा, आइस्को के फीडर ट्रिप कर गए। मंडी बहाउद्दीन शहर और गर्दनवा में गरज चमक के साथ अब्रे बारह, गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें जोहड़ का मंजर पेश करने लगीं। तारीखी शहर उमरकोट में आधे घंटे की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। घरों और दुकानों में भी पानी दाखिल हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी फंस कर रह गईं। दादू के इलाके काछू में सैलाब के बाद 11वें रोज भी तहसील हेडक्वार्टर्स का जूही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। अशिया खुर्दनोश की किल्लत से मुतासरीन परेशानी में मुब्तला हैं। मरगज़ा चिड़ियाघर के जानवरों और परिंदों की इस्लामाबाद और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को मुंतकली में बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब हो गए। इस्लामाबाद से आबिद अली अपनी रिपोर्ट के साथ। मरगज़ार चिड़ियाघर जो कभी मुख्तलिफ किस्म के नायाब परिंदों और जानवरों की आमादगाह था, फिर यही उनका कब्रिस्तान बन गया। नित नए स्कैंडल्स सामने आने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब जानवरों और परिंदों की MCI से वाइल्ड लाइफ को मुंतकली का हुक्म दिया, उस वक्त तादाद थी 917, लेकिन जब हवालगी हुई तो रह गए सिर्फ 404। बाकी 513 कहीं मर खप गए, बिक गए या अफसरान के घरों की जीनत बन गए, कुछ पता न चला। गायब होने वाले जानवरों और परिंदों में हिरन, चिंकारा, बारासिंगा, नीलगाय और कई नायाब नस्ल के परिंदे शामिल हैं। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद ज़ीशान शाह ने इंक्वायरी कमेटी बनाकर तहकीकात का इंदिया दे दिया। कल ही हमें पता लगा है इस बारे में, तो हम इंक्वायरी कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। चाहे वो डायरेक्टर लेवल है, चाहे वो डॉक्टर हैं या जो भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जानवरों या परिंदों का गायब होना लापरवाही थी या बदउनवानी, ये मामला तो तहकीकात के बाद खुलेगा, लेकिन इस स्कैंडल ने इंतजामिया की अहलियत का पोल जरूर खोल दिया। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। खेल से जुड़ी खबर, ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम ICC टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।